गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा और आपको आगे पढ़ाते हैं भाई। हमने पीछे किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो हमने फोर्स के बारे में आपसे बताया था। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रखा जाए तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। तो क्योंकि इससे आपको काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट जो हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस, मतलब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस फोर्स वो कहाँ पर लगेगा। देखिए, हमने क्या कहा भाई, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर रखा, तो हम क्या कहेंगे भाई, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम क्या कहेंगे, जो फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल और एंटी पैरेलल। समझ आ गया होगा? जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो पैरेलल लग रहा है और एंटी पैरेलल लग रहा है। अगर मान लीजिए आपने ये कहा कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके अंदर रखा जाता है तो पहली बात तो अगर उसको रेस्ट में रखा गया तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए उसको कुछ वेलोसिटी दे दी गई और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दे दी गई तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर आपने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको v वेलोसिटी दे दी जाती है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है, समझ आ गया? तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसके परपेंडिकुलर लगेगा। कहाँ लगेगा भाई? ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर। जो पीछे हमने एक बार, शायद आपको याद होगा, जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर वेलोसिटी है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर। बोलो, बताया था कि नहीं? तो हम यहाँ क्या कहेंगे भाई, एफ बी एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। मतलब बेसिक हम ये बताना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है मैग्नेटिक फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, ऑलवेज एक्ट्स। आप ये भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक जो फोर्स है ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक समझ आ गया? अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल रख दिया, अगर आपने इसको रेस्ट में भी रख दिया तो भी फोर्स लगेगा। पर यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि अगर आपने इसको रेस्ट में रख दिया तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? और यहाँ पर हमने क्या कह दिया भाई, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। इसकी स्पीड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और कंप्लीटली डिपेंड करता है। समझ आ गया? तीसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हो भाई, और यहाँ पर आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाती हुई होनी चाहिए। अगर आपने ये कहा कि अगर वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल नहीं है, थीटा 0 है, थीटा 180 डिग्री है, तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। एंड वी मेक्स सम एंगल विद बी।
समझ आ गया। और वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल भी होना चाहिए। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क डन फाइंड आउट करें कोई भी डिस्प्लेस्ड चार्ज पार्टिकल का, तो वो हमारे पास आ जाएगा। बट अगर हम मैग्नेटिक फोर्स से निकालें तो कोई वर्क डन नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ एफ ई डज वर्क इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज पार्टिकल, निकाला हुआ भी है आपने, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया। और अगर हम इसमें लिखें तो मैं लिख देता हूं नो वर्क डन, नो वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल बाई एफ बी। समझ आ गया। एफ बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा जो चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन है वो क्या होगा, जीरो। क्यों होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स जो है उनके डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्योंकि मान लीजिए आप इसका प्रूफ करना चाहते हो, ठीक है भाई, इसका अगर आप प्रूफ करोगे तो आप क्या कहोगे भाई, W इज इक्वल टू एफ ई डॉट एस, और यहाँ पर आप अगर आप कहोगे तो W इज इक्वल टू एफ बी डॉट एस, बोलो कहोगे कि नहीं, या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बी डॉट डी एस, या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ई डॉट डी एस, भाई यही कहोगे ना। तो आपने दोनों फॉर्मूले लिख दिए। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एफ बी की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, एफ बी की वैल्यू अगर आप पढ़ोगे हम क्या कहेंगे कि एफ बी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा Q इंटू वी क्रॉस बी, बोलो पढ़ा कि नहीं, या F इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। मान लीजिए आपने ये कहा हेयर, हम कहेंगे हेयर एफ बी ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वी, बोलो कहेंगे कि नहीं। और अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी क्रॉस बी डॉट डी एस। और जब हम वी डॉट डी एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 90 डिग्री, बोलो होगी कि नहीं। यहाँ पर हम जो वेलोसिटी की डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम ये भी कह सकते हैं दैट इज एफ बी जो मैग्नेटिक फोर्स है डॉट ऑफ वी इंटू डी टी, बोलो कह सकते हैं कि नहीं। और मैग्नेटिक फोर्स और इन दोनों के बीच में थीटा क्या है, 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो कोस 90 क्या हो जाएगा, 0। समझ आ गया। तो समझ आ गया होगा। हमने क्या लिखा, हमने डी टी से डिवाइड और डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर डी एस बाई डी टी क्या हो गया, वी, मैंने इसको वी लिख दिया। एफ इंटू वी क्रॉस बी को एफ बी लिख दिया डॉट वी इंटू डी टी। अब एफ बी डॉट वी अगर हम निकालते हैं तो इन दोनों के बीच में थीटा क्या बता रखा है, 90 है। कोस 90 करेंगे 0, देन वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या बता दिया, 0। अब यहीं पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये तो मैंने इनके छोटे छोटे डिफरेंसेस बताए हैं कि भाई ये थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा, ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डायरेक्शन पर डिपेंड, तो ये सब मैंने आपसे छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं। अगर यहीं पर हम थोड़ा सा और आगे पढ़ें तो हम क्या कहेंगे भाई, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात भी हम करें तो मैं आपको बता देता हूँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी ले लेंगे। देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, मैं लिखता हूँ फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आपको याद होनी चाहिए भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम 11th क्लास में पढ़ी थी हमने, छोटा सा उसका यूज होगा। जो आपने पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पढ़ा था कि नहीं। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर हम देखें दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
charge particle cannot be altered by a constant magnetic force। जो constant magnetic force लग रहा है उससे अल्टर नहीं होगी, उससे चेंज नहीं होगी। when a charge moves in magnetic field, then magnetic force does not change its speed, only change its direction, only change its direction। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको कि ये क्या। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो वो केवल और केवल उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, ना कि उसकी स्पीड को चेंज करता है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो उसको एक्सेलरेट करा देता है और वो उसकी स्पीड को चेंज कर देता है। तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। समझ आ गया? इट डज नॉट चेंज इट स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज स्पीड ऑफ चार्ज। समझ आ गया होगा? जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसकी स्पीड को कभी भी चेंज नहीं करता। ये मैंने आपको बताया। केवल और केवल क्या चेंज करता है? डायरेक्शन को बदल देता है, जो कि हम आपको आगे डायरेक्शन और इसके जो मोशन है, मोशन जब हम पढ़ाएंगे तो कराएंगे। समझ आ गया होगा? अब देखिए, मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए, मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, फिर हम आगे कराएंगे। देखो बच्चों, एक न्यूमेरिकल लिखा, ए पार्टिकल हैविंग मास m and charge q is released from the origin in a region in which electric field and magnetic field are given by E is equal to A naught k, means electric field in the direction of z, and B is equal to minus of B naught j, means magnetic field in the direction of negative y axis। समझ आ गया? फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स जेड कोऑर्डिनेट। आपने उसकी स्पीड बतानी है फंक्शन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट। काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी अभी जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं, सॉल्यूशन करते हैं, अभी अभी जो पॉइंट्स पढ़ाए हैं ना, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, पहला पॉइंट तो यही है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो वो कोई वर्क डन नहीं करेगा, उसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। सबसे पहला पॉइंट तो मैं लिख देता हूँ, हेयर मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट चेंज इट्स स्पीड because it do not perform any work done। समझ आ गया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। पहला पॉइंट तो यही है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम देखेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो चेंज होगी नहीं, तो किसकी वजह से चेंज होगी? देन its kinetic energy change only with effect of electric field। किसकी वजह से चेंज होगी? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
बोलो पढ़ेंगे कि नहीं? अब वर्क डन किसकी वजह से हुआ? तो वर्क डन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। और भाई इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क डन तो आप पढ़ चुके हैं क्या भाई? क्या पढ़ा हुआ है? वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। और हमने क्या कहा भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट ओनली इन जेड डायरेक्शन। इन्होंने कह रखा है, मेरी बात समझ गए? इन्होंने क्या कह रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन द फंक्शन ऑफ इट्स जेड कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट मतलब हमने क्या कह दिया? डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने? जेड मान लिया। समझ आ गया होगा? तो हमारे पास क्या आ गया भाई? इलेक्ट्रिक ये वर्क डन आ गया। तो हमारे पास जो वर्क डन है W इज इक्वल टू क्यू ई जेड आ गया। अब हम बात करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या कहेंगे भाई? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मेरे हिसाब से सीधा लिख दिया जाए हाफ एम वी स्क्वेयर इज माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियली तो चार्ज पार्टिकल रखा गया था। चार्ज ये क्या कहा गया है? क्यू इज रिलीज फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से रिलीज किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? जीरो है। अब क्या कहोगे भाई? 1/2 एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? क्यू ई जेड। क्या पूछा गया है? फाइंड द स्पीड, मतलब v की वैल्यू पूछी गई है। देन v इज इक्वल टू 2q ई जेड अपॉन एम और इसका अंडर रूट। समझ आ गया? तो आपने इस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने का यही एक तरीका है कि हम ये देखें कि कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं। वैसे तो आप पहले भी निकाल चुके हैं वेलोसिटी फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है तो क्या होगा, इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस पर कोई भी वर्क डन नहीं करेगा, इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। समझ आ गया? अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ लोरेंट्ज़ फोर्स। क्या बता रहा हूँ भाई? लोरेंट्ज़ फोर्स। ठीक है, लोरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है भाई? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये याद रखना है। हम क्या कहेंगे? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसी को क्या बोल देते हैं भाई? लोरेंट्ज़ फोर्स बोल देते हैं। लेट ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, देन व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल? हम क्या कहेंगे? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल moves, या आप ये भी कह सकते हो when a charge particle is placed in a magnetic and electric field, in electric and magnetic field, then एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? क्यू मल्टीप्लाई बाई ई। चार्ज पार्टिकल को हम क्यू ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई और मैग्नेटिक फील्ड को क्या बता देते हैं? बी। एंड एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एफ बी क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ बी हो जाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। बोलो पढ़ा हुआ है कि नहीं? हमने दोनों हमने बता दिए डायरेक्शन के साथ। देन लोरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है? दोनों का सम होता है। एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी, इन दोनों का सम करना है। एफ इज इक्वल टू एफ ई क्या है हमारे पास? क्यू इंटू ई प्लस एफ बी क्या है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। बोलो है कि नहीं? यहाँ से आप क्यू कॉमन ले सकते हो। अगर आप क्यू कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? क्यू आपने कॉमन ले लिया, ई प्लस ऑफ वी क्रॉस बी। समझ आ गया होगा? ये आपके पास लोरेंट्ज़ फोर्स आ गया, नेट फोर्स आ गया। इसके ऊपर अगर हम न्यूमेरिकल लेना चाहें तो न्यूमेरिकल ले सकते हैं, समझ आ जाएगा हमें। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेकर मैं आपको बता देता हूँ। एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। एक सिंपल न्यूमेरिकल लिखा, ए चार्ज -4 माइक्रो कूलम
हैज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड एंड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 3k इंटू 10⁻2 टेस्ला। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज? ये कहता है कि आपने फोर्स बताना है कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगा। समझ आ गया? तो अगर आप इसका सॉल्यूशन करते हो तो भाई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एफ बी इज इक्वल टू क्या पड़ा हुआ है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब आपको पता है वी क्रॉस बी निकाल दो। सबसे पहले वी क्रॉस बी हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे। क्या लिखेंगे? आई जे के। अब यहाँ पर देखिए वी का कोफिशिएंट 2 माइनस 3 1, ये क्या है 2 5 माइनस 3। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वी क्रॉस बी निकाल दो, चार्ज की वैल्यू रख दीजिए। और दूसरी बात एक बात ध्यान रखनी है 10⁻6 है और 10⁻⁻2 है, तो इनका जो इनके बाहर लोगे 10⁻, यहाँ तो 6 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मीन्स 10⁻4 कंप्लीट के बाहर आना चाहिए। समझ आ गया होगा? और उसके बाद आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई? क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, वैल्यू यहाँ रखिए, क्यू की वैल्यू आपको मालूम है एंड फाइंड एफ बी, फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का मैंने एक आसान सा न्यूमेरिकल लिया था, क्योंकि आगे हम सबसे पहले तो इनके मोशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे मेन क्वेश्चंस शुरू होने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, अगला जो मैं आपको बताता हूँ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हम अगले इसकी बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले चार्ज पार्टिकल को देखिए, हम उस चार्ज पार्टिकल को लेते हैं और उस वेलोसिटी की बात करते हैं जहाँ पर हम कोई भी डायरेक्शन ले रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर मैं एक चार्ज पार्टिकल लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ और दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल लेकर मैं आपको दिखाऊंगा भाई। दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल का मैं मोशन शो करूंगा, ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मैं एक चार्ज पार्टिकल ले लेता हूं और उस चार्ज पार्टिकल की, ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया भाई। ठीक है, कौन सा चार्ज पार्टिकल ले लिया? प्लस क्यू। मैंने कहा कि इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना वो यहाँ है, परपेंडिकुलर है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर चार्ज यहाँ पर ये क्रॉस जो लगाया है ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस लगाने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, इनवर्ड द पेपर है। समझ आ गया होगा? क्रॉस लगाने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द पेपर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द पेपर है तो हम क्या करेंगे, हमने कहा ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v उधर है, हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लेंगे। अब क्या करते हैं? v क्रॉस b मीन्स टिप ऑफ द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ v एंड कर्ल विद b। ऐसा ही करेंगे भाई। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नीचे इनवर्ड है। अब वेलोसिटी किधर है? v, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर टिप है उस डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो थंब किधर जा रहा है? थंब हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में। मीन्स इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कहाँ लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, Fb। कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए चार्ज पार्टिकल उधर जा रहा है और इस पर फोर्स लग रहा है इधर, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है?
पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई। आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, अगर उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, पैराबोलिक पाथ कवर करता है, शायद अगर आपको ध्यान हो तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, उसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड में ग्रेविटी लग रही है, तो वो पैराबोलिक पाथ कवर करता है कि नहीं, क्योंकि जो ग्रेविटी लग रही है वो आपने जिस डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी दी थी उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। समझ आ गया। इसी तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो किया था, तो वो भी पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा था, तो ये भी कैसा पाथ कवर करेगा, पैराबोलिक। समझ आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड कभी किसी की वेलोसिटी को चेंज नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी की वेलोसिटी को चेंज नहीं करता। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो क्या होगा, वो v ही रहेगा। समझ आ गया। पर इसकी डायरेक्शन बदल गई, वेलोसिटी बदल गई, स्पीड के मैग्नीट्यूड को नहीं बदल रहा है ये। अब आप देखिए, वेलोसिटी इधर हो गई और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कहाँ है, नीचे है। ध्यान से देखिए, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। थंब किधर आ गया, थंब इधर आ रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन तो इधर आ गई। अगर मैग्नेटिक फोर्स अब इधर लग रहा है तो ये फिर पैराबोलिक पाथ कवर करेगा और इस तरह घूम जाएगा। और अगर हम इस पॉइंट पर आकर देखेंगे तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ हो गई बेटा, ठीक है। अब वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो राइट हैंड से आप यूँ करके देखिए, थंब अब की बार कहाँ होगा, इधर होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे हिसाब से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ये पार्टिकल को यूँ घुमाता रहेगा पैराबोलिक पाथ, और ये कंप्लीट एक सेंटर बना देगा। क्या बना देगा, एक सेंटर। समझ आ गया। इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो एक जो चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, परपेंडिकुलरली थ्रो किया गया था, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हेयर v इज परपेंडिकुलर टू b। यहाँ वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। समझ आ गया। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो हम ये कहेंगे कि चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। समझ आ गया। देन चार्ज पार्टिकल मेक्स ए सर्कुलर पाथ। समझ आ गया होगा। चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ बनाएगा भाई, सर्कुलर पाथ बनाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ बनाएगा देन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन देम, देन हम ये कहेंगे देन मैग्नेटिक फोर्स provides the centripetal force। ध्यान से देखिए, सेंटर की तरफ लग रहा है कि नहीं, और जो ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल की तरह लग रहा है तो क्या हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे भाई। सेंटर यहाँ पर ये पार्टिकल तेज़ी से घूमेगा तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा ना, सेंटर से बाहर की तरफ, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, बैलेंस करेंगे। अगर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वेयर अपॉन आर होता है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी आपने क्या पढ़ा था, बी क्यू वी और साइन 90, क्योंकि हमने बोला है कि ये परपेंडिकुलर है। थीटा क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 हो गया, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू वी। क्लियर है। तो साइन 91 हो गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम तो भाई यहाँ से एक तो रेडियस निकाल सकते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो कितनी रेडियस से कवर करेगा, तो भाई v से v कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास एम वी अपॉन बी क्यू। पॉइंट क्लियर हो गया। एक तो हमने ये निकाल दिया, चलो रेडियस। आगे हम टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काफ़ी सारे पॉइंट्स निकालेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूँ जो ध्यान से समझना है। पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने ये कहा कि जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने v वेलोसिटी दी और ये चार्ज पार्टिकल यूँ घूम रहा है। मान लो इसकी वेलोसिटी नीचे देता तो क्या होती, अगर इसकी वेलोसिटी को मैं नीचे की तरफ दे देता तो ये फिर
एंटी क्लॉकवाइज ये सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये राउंड लगाता, क्योंकि आपको पता है जब वेलोसिटी नीचे होगी तो हम क्या कहेंगे, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अंदर सेंटर की तरफ लगेगा और फिर ये इस तरह का राउंड लगना शुरू हो जाएगा। मान लो आपने ये कहा कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। क्या है भाई? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और आपने कहा कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे देते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि v वेलोसिटी यहाँ दे देते हैं। अब क्या कहोगे कि इसका मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है? अब आप ये कहोगे कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है भाई, v क्रॉस b करना है तो बाहर की लेफ्ट की तरफ लगना चाहिए, पर मैं कहूँगा कि कहाँ लगेगा? राइट की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा? राइट। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में क्या डिफरेंस है कि उनका फोर्स एक दूसरे से रिवर्स लगता है। कैसा लगता है? रिवर्स। अगर अंदर की तरफ लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल यूं घूमेगा। अगर मान लीजिए आपने कहा कि इसकी वेलोसिटी इधर है, अगर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर है तो कहाँ लगना चाहिए? बाहर। अगर पॉजिटिव होता तो हम राइट हैंड से बाहर की तरफ बता रहे हैं, पर कैसा चार्ज पार्टिकल है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ। और ये चार्ज पार्टिकल भी ऐसे यूं घूमेगा, हर पॉइंट पर हम देखेंगे तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा और ये भी एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा। समझ आ गया? तो पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए, अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कह दिया जाए इफ़, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ हेयर रेडियस ऑफ circular path covered by charge particle depends on, किस किस पॉइंट पर डिपेंड करती है? R is inversely proportional to charge to the mass ratio। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से, R इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए मैं V अपॉन B Q बाई M लिख दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। अगर आपसे ये कह दिया जाए इफ़ V एंड B आर टेकन एज कॉन्स्टेंट, टेकन एज कॉन्स्टेंट, समझ आ गया होगा? यहाँ मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। हमने क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ये कह दिया जाए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, कोई भी दो पार्टिकल ले लिए जाए, इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, या फिर प्रोटॉन अल्फा ले लिया, या प्रोटॉन ड्यूट्रॉन ले लिया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन या ड्यूट्रॉन ले लिया। समझ आ गया होगा? तो इस तरह से अलग अलग दो पार्टिकल मूव्स विद सेम स्पीड परपेंडिकुलर इन सेम magnetic field, then find the ratio of their path radii। जो उनकी रेडियस है, जो पाथ ट्रेवल कर रही है, उसका आपने रेशियो बताना है। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं भाई? सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं और सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे? मान लीजिए आप रेडियस ऑफ प्रोटॉन की बात करते हो विच इज़ प्रोपोर्शनल टू, मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर ये वाला, ये दोनों अलग अलग एग्जांपल है, दोनों ले लेता हूँ, ठीक है। रेडियस ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, हो गया। अगर हम रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया भाई? माइनस ई अपॉन एम ई, बोलो हो गया कि नहीं? दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आर पी अपॉन आर ई क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो गया भाई? आर पी की वैल्यू क्या हो गई? एम पी अपॉन ई,
और ये क्या हो गया एम पी अपॉन ई अपॉन एम ई अपॉन माइनस ई। तो देखिए माइनस तो डायरेक्शन के लिए है, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब तो यही है। हम क्या कह देंगे बेटा, ई से ई कैंसिल हो गया, क्या आ गया मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो हो गया कि नहीं, क्लियर है। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इनकी रेडियाई का रेशियो होगा। अब हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम है तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम होगा। सॉरी 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 सॉरी, एम पी ऊपर चला गया, यहाँ से एम ई ऊपर चला गया। चलो सही है सही है। मास ऑफ, अगर हम रेडियस ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो प्रोपोर्शनल टू क्या कह देंगे बेटा, चार्ज टू द मास रेशियो है ना, तो ई अपॉन एम पी कह दिया। अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो 1 अपॉन चार्ज कितना होता है 2 और मास कितना होता है 4 एम पी। बोलो होता है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, आर पी अपॉन आर अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, एम पी अपॉन ई अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा 4 एम पी अपॉन ई। एम पी अपॉन ई कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास 1/4। देखिए आ गया कि नहीं, आपके पास इनकी रेडियस का रेशो। आपसे कह दिया जाए कि पाथ ट्रेस करके दिखाओ, तो एक की रेडियस शो करके दिखानी है और दूसरे की उससे 4 टाइम्स करके दिखानी है, ठीक है। एंड ड्रा इट्स पाथ, ड्रॉ इट्स पाथ। जब इन दोनों के पाथ को ट्रेस किया ड्रॉ किया जाए तो किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सॉल्यूशन चल रहा है पेज नंबर 29, जैसे कि आपने ये कह दिया कि भाई यहाँ आपने क्रॉस क्रॉस लगा दिया, मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने बता दिया, ठीक है। ये आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो कर दिया। अब आपने कहा कि यहीं पर प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन का आपने पाथ यूं शो करके दिखा दिया भाई, ये जो रेडियस है ये आर शो कर दी। अब यहीं पर आपने अल्फा पार्टिकल को भी शो करके दिखा दिया, अल्फा भी इधर ही जा रहा है तो उसकी रेडियस इससे 4 टाइम्स होनी चाहिए, यूँ कि अब आप इसकी रेडियस बनाओ तो कितनी दिखाओगे 4r। मेरी बात समझ आ गई। अगर प्रोटॉन की r है तो ये तो किसका पाथ हो गया, प्रोटॉन का। ये किसका पाथ हो गया, अल्फा। इसी पॉइंट पर आपने सर्कुलर पाथ बनाकर शो करना है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी अभी, हमने ये पढ़ा कि भाई r इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू। पढ़ा कि नहीं। यहाँ से मान लीजिए मैं v बाई आर निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास बी क्यू बाई एम। बोलो आ जाएगा कि नहीं। अगर v बाई आर की बात की जाए तो v बाई आर तो मेरे हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर स्पीड होती है। समझ आ गया होगा कि अब एंगुलर स्पीड दोनों चार्ज पार्टिकल की जाए तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू द मास रेशियो। अब तो कर ही सकते हो, ओमेगा अगर एंगुलर स्पीड के बारे में पूछा जाए तो वो इसके चार्ज टू द मास रेशियो के इक्वल होती है। पॉइंट क्लियर हो गया भाई, समझ आ गया होगा। अब अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। आपसे ये पूछा जाए फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ सर्कुलर पाथ, जो मोशन ऑफ सर्कुलर पाथ है अगर उसका टाइम पीरियड निकाला जाए। देखिए बेटा टाइम पीरियड क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ कितनी डिस्टेंस है 2 पाई आर अपॉन क्या है स्पीड v। और बेटा v की वैल्यू तो आपने निकाली हुई है। अगर आप यहाँ से v की वैल्यू निकालते हो, आपने क्या पढ़ा था भाई, v इज इक्वल टू बी क्यू आर बाई एम कह सकते हो कि नहीं, क्योंकि आपने क्या लिखा था r इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी क्यू आर बाई एम। बोलो आ गया कि नहीं। तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी क्या आ गई बेटा बी क्यू आर अपॉन एम, एम ऊपर चला गया, आर से आर कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। क्या आ गया हमारे पास 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। टाइम पीरियड हमारे पास इसका आ गया 2 पाई एम अपॉन बी क्यू।
और अगर आपसे कही जाए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो होती है 1 टाइम पीरियड, मतलब क्या कह सकते हो, BQ/2πm। बेटा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स को मूव कराया जा रहा है और उनकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में पूछा जाता है, T इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू द मास रेशियो, ये याद रखना है, एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू द मास रेशियो। शायद आप यहाँ से देख रहे हो 2π कॉन्स्टेंट है, B कॉन्स्टेंट है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, चार्ज टू द मास रेशियो के प्रोपोर्शनल आ रही है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाता है कि अगर हम इस पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा दें, अगर हम इस पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा दें तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा। मैं आपको बता देता हूँ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल। फॉर्मूले में देखिए, क्या कहीं वेलोसिटी आ रही है, क्या कहीं पर भी आपको v नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा वेलोसिटी का, समझ आ गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको बता, यहाँ पर हम ये सीधा सीधा लिख सकते हैं, हेयर टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। समझ आ गया। आपसे ये कह दिया जाए कि मान लीजिए 2 पार्टिकल हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एक पार्टिकल है, एक जैसे पार्टिकल हैं, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ये एग्जाम्पल याद रख लेना, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव्स विद different speed, different speed, v1 and v2 perpendicular to same magnetic field। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v1 इज ग्रेटर देन v2। क्लियर, यहाँ पर मैंने बता भी दिया है, अगर v1 इज ग्रेटर देन v2 है, देखिए मैंने ये जगह छोड़ी है केवल डायग्राम बनाने के लिए कि आपको डायग्राम समझ आ जाए बस, ठीक है, और ये एग्जाम्पल समझ आ जाए डायग्राम से, मैं आपको केवल एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने क्या कहा भाई, देखिए एक हमारे पास ये v1 है और ये क्या है v2, सेम पॉइंट से शुरू किए गए, दोनों अलग अलग सर्कल बना रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट से मिलकर वापस वही आ रहे हैं। एक की रेडियस को हमने क्या बता दिया बेटा r2 और एक की रेडियस को क्या बता दिया r1। समझ आ गया होगा, सॉरी दोनों का सेम सेंटर नहीं हो सकता, दोनों का डिफरेंट सेंटर होगा, एक का यहाँ ले लीजिए दूसरे का वहाँ, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक का सेंटर यहाँ है, ठीक है, ये r1 है, दूसरा r2 है, तो आप क्या कहोगे, दोनों का सेंटर अलग अलग जगह पर है, दोनों की रेडियस अलग अलग है। हमने देखा कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा बड़ा सर्कल, मतलब r2, यहाँ पर आप कहोगे हेयर r1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया r2। समझ आ गया। तो दोनों का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे हेयर both are written simultaneously at a point। दोनों वापस इस पॉइंट पर एक ही टाइम पर पहुंचेंगे, मतलब मीन्स टाइम पीरियड इज सेम, ये बताना चाहता हूँ मैं, दोनों का टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। आप ये कहोगे कि सर वेलोसिटी बढ़ा दी, अगर आपने इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया तो क्या हुआ भाई, पाथ भी तो इंक्रीज हो गया, और टाइम पीरियड किससे निकाला था 2πr, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और आपने कहा स्पीड बढ़ा दी तो r भी बढ़ गया, तो वो रेशियो क्या रह गया, सेम रह गया। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ आ गया। यहीं पर मान लीजिए आपसे
चलो इसके अगले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आप इसको यहीं तक पढ़ना, और अगली क्लास में मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टिकल को हम अगर कुछ एंगल से प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी निकालेंगे। समझ आ गया भाई? थैंक यू।